पेज नंबर कौन सा है इसमें? पेज नंबर 101। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। मनी मार्केट के टॉपिक में हमें मनी मार्केट के दो अलग अलग टाइप्स देखे। जो सबसे पहला मनी मार्केट है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ये फॉर्मल मनी मार्केट है, दैट मीन्स इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल पॉइंट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कमर्शियल बैंक है और म्यूचुअल फंड। व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड उसमें म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए म्यूचुअल फंड इशू किए जाते हैं। मतलब जिस कंपनी को म्यूचुअल फंड की स्कीम इशू करने की होती है वो जिन लोगों के पास से पैसे कलेक्ट करती है उस पैसे को वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज करेगी। उसमें से मिलने वाले जो प्रॉफिट है उसका एक हिस्सा अपने पास रखेगी और एक हिस्सा किसको देगी? जिस कस्टमर के पास से उसने पैसे कलेक्ट किए उसको। इसलिए म्यूचुअल बेनिफिट है दोनों, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? म्यूचुअल फंड बोला जाता है। म्यूचुअल फंड को भी रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई और सेबी। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। आरबीआई चार्ज चेंजेस रेट ऑफ इंटरेस्ट लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए। अब वर्ड देखो क्या लिखा है? लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए। हाउ लिक्विडिटी कैन बी मेंटेन? उसको मेंटेन कैसे करें? अगर मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाएगा, और अगर मार्केट में डिप्रेशन है मतलब मार्केट में सर्कुलेशन में मनी नहीं है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया जाएगा। तो बैंक मनी जो है ना वो मार्केट में आना शुरू हो। अगर पैसा कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देगी, तो लोग बैंक से पैसे विड्रॉ करके मार्केट में उसको क्या करेंगे? डंप करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से लिक्विडिटी की पोजीशन मार्केट की सुधरेगी एज पर द रिक्वायरमेंट इन मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉल मनी। ये सब के बारे में आगे सीखेंगे अपने। और इसको इन्हें कोऑर्डिनेट किया जाता है, मतलब समझ के इस मार्केट को रेगुलेट किया जाता है और आरबीआई उसके पीछे हमेशा सपोर्ट करती है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, वो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट पूरी तरह से इनफॉर्मल मनी मार्केट, मतलब इसमें कोई अथॉरिटी कमांड जैसा कुछ है नहीं, कोई कंट्रोल जैसा नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं है। एक्टिविटीज जो भी होती है वहां पे कोई भी रूल्स नहीं है, रेगुलेशन नहीं है। जितनी सामने वाले की गरज ज्यादा उतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और ये जो भी मनी मार्केट है वो मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, फॉन एंड इंडिजीनियस बैंकर्स इन शॉप का, इन सबका मतलब क्या होता है? इन सबका मतलब ऐसे लेंडर्स है जो तुमसे पैसे देते तो है तुमको लेकिन कोई चीज गिरवी रखते हैं तुम्हारे पास। देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल दिस एंड द एक्टिविटीज अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट की ज्यादातर हमको रूरल एरियाज में देखने को मिलती है, बट अर्बन एरियाज में भी कुछ कुछ जगह पे ये देखने को मिलता है। व्हेन यू डोंट हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और बैंक आपको पैसा देने के लिए रेडी नहीं है, उस टाइम पे अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट से लोग पैसा लेते हैं। नाउ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ काफी टफ है, पहले तीन को समझना, बाकी इजी है। पहला लिखा है इसके अंदर ये बात के जो यहाँ पे जो मनी मार्केट है उसमें मैच्योरिटी पीरियड कितना है? 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, 1 साल या तो 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए। इसमें सिक्योर्ड सिक्योरिटी भी होती है और अनसिक्योर्ड भी होती है। सिक्योर्ड यानी कोई चीज गिरवी मांगेगी लेकिन अनसिक्योर्ड में कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। उसमें पहला इंस्ट्रूमेंट आपको बताया गया दैट इज ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इश्यू कौन करता है? अंडरलाइन करो। विच इज इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इशू करवाती है आरबीआई के जरिए से। ट्रेजरी बिल is an important component of money market all over the world. Government brokers borrowed money for a short period through treasury bill. अब सवाल ट्रेजरी बिल ट्रेजरी बिल ट्रेजरी बिल कितनी बार सुना? मतलब क्या होता है ट्रेजरी बिल का? मतलब क्या? गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत पड़ती है ना तब गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इशू करेगी आरबीआई के जरिए से। लोग इसमें पैसा डालते हैं लेकिन ये पैसा है ना आपको 91 डेज के अंदर मैच्योर करते हैं, 182 डेज के अंदर या तो 364 डेज। मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है? 364 डेज बिफोर अ डे इन कंप्लीशन ऑफ अ ईयर, राइट। अब इसको ही नहीं, इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं होता, इसके ऊपर डिस्काउंट रेट होता है।
यानी इसको जीरो कूपन बॉन्ड बोला जाता है क्योंकि इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करते। आप 25,000 के ट्रेजरी बिल इशू करो ने, तो उसके सामने आपको मिलते हैं 23,500 फॉर एग्जाम्पल। पर जब पे करेंगे ना सामने वाले को, तो पूरे 25,000 देंगे। रिसीव करेंगे 23,500 और रिटर्न करेंगे 25,000 होल। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो 1,500 रुपये ने तो डिस्काउंट के नाम से दिए जाते हैं, बट वो डिस्काउंट नहीं, एक तरह से इंटरेस्ट। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? जीरो कूपन बॉन्ड बोला जाता है। जैसे यहाँ लिखा है, उसके डिफरेंस बिटवीन दीज अमाउंट इज रिटर्न फॉर इन्वेस्टर। यानी इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है वो रिटर्न तो कुछ मांगेगा नहीं, तो उसको रिटर्न में क्या मिलता है? ये जो डिस्काउंट के पैसे हैं वो उसको रिटर्न में मिलते हैं। सो रिमेम्बर, यह ट्रेजरी बिल को टी बिल के नाम से भी जाना जाता है। नाउ कमर्शियल पेपर, तो इसमें क्या देखा हमने पहले वाले में? ट्रेजरी बिल को कौन इशू करता है? आरबीआई, बराबर। लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ये मनी मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। इसमें शॉर्ट पीरियड के लिए ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट इशू करती है, जिसके सामने वो पैसे लेगी आपसे। वो आपके पास से पैसे 91 डेज, 182 डेज या तो 364 डेज के लिए ले सकती है। इसको जीरो कूपन बोल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, डिस्काउंट होता है। जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो जो इन्वेस्टर है उसकी इनकम है। इसको टी बिल के नाम से भी जानते हैं। अब कमर्शियल पेपर, commercial paper became more popular in the world level after 1980। इंडिया में एमसीक्यू, इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के जरिए से इस तरह के पेपर्स को इशू करवा रही है जनवरी 1990 से। कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड, रिमेम्बर, अनसिक्योर्ड का मतलब कोई एसेट गिरवी रखनी नहीं है। वो एक प्रॉमिसरी नोट जैसा है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रॉमिस मिलती है कि आपको ये पैसा मिल जाएगा। अब मैं आपको कमर्शियल बैंक की एक टाइप बताऊं, तो आपके पास जो करेंसी नोट है ना, उसके ऊपर लिखा गया है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 500 रुपीज। ये एक तरह से कमर्शियल पेपर जैसा है, बट इट इज करेंसी नोट, इसलिए इसको कमर्शियल पेपर नहीं बोलेंगे डायरेक्ट, बराबर नहीं। इसमें भी देखो इशू करने वाला कौन है? आरबीआई। और नीचे लिखा है गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ याद रखिए कि क्या आएगा इसके अंदर? प्रॉमिसरी नोट जैसा है, एंड इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रोकर शॉर्ट टर्म फंड्स। शॉर्ट टर्म फंड के लिए होता है। इट इज इशूड बाय कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस हैविंग हाई क्रेडिट वर्दीनेस। ये वो लोग इशू करते हैं जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस मार्केट में बहुत ज्यादा है, कॉर्पोरेट लोग इशू करेंगे, और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग है। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल? नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल। अगर मैं उसको किसी को बेचना चाहता हूँ, आई कैन इजीली सेल देम। कॉर्पोरेट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन इशू कमर्शियल पेपर फॉर मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। और याद रखो इसका डिनोमिनेशन मिनिमम 5 लाख और 5 लाख के मल्टीपल। ये भी डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। मतलब ये भी 5 लाख को 4,90,000 दे के खरीदना है ऐसा। उसको अपने फाइनेंस पेपर भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल पेपर भी बोलते हैं, या तो कॉर्पोरेट पेपर भी। 5 लाख के मल्टीपल का मतलब क्या? अगर 5 लाख से ज्यादा का खरीदना हो तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इस तरह से 5 के टेबल में अपने जाना। नाउ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इज अनसिक्योर्ड negotiable instrument to procure short-term finance. Scheduled commercial banks and financial institutions can issue it. Certificate of deposit is quite different from fixed term deposit receipt. फिक्स टर्म से अलग है थोड़ा, क्योंकि ये नेगोशिएबल है और इसको बेच सकते हैं मार्केट में, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट को अपने बेच नहीं सकते ना। वो नेगोशिएबल, अगर नेगोशिएबल है नहीं तो बेच कैसे सकते? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, नॉर्मल कमर्शियल बैंक नहीं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आर फ्री टू इशू एज पर द रिक्वायरमेंट विद इन द लिमिट ऑफ सम कंडीशन। और इसकी प्राइस मिनिमम 1 लाख की हो, पर इसमें डिनोमिनेशन नहीं है कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ऐसा नहीं है। 1,15,000 के लिए भी यूज कर सकते हैं, 1,05,000 के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसी तुम्हारी रिक्वायरमेंट। पर इसमें क्या बात देखी अपने? ये भी अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस का जरिया। ये फिक्स डिपॉजिट से अलग कैसे?
फिक्स डिपॉजिट नेगोशिएबल नहीं होती, ये नेगोशिएबल है। ये कौन इशू कर सकता है? तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है? नाउ कमर्शियल बिल एंड कॉल एंड नोटिस मनी। When goods are purchased on credit, the trader selling the goods draws a commercial bill on other trader purchasing the goods. Commercial bill is negotiable. What is commercial bill? जिसको तुम बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बोलते हो ना, वो कमर्शियल बिल है। बिल्स पेबल कब होता है? मैं अगर सुनो, मैं अगर क्रेडिटर हूँ तो मेरे पास बिल्स पेबल होगा कि बिल्स रिसीवेबल होगा? वेरी गुड, मेरे पास रिसीवेबल होगा। और अगर मैं बिल को ड्रॉ करता हूँ, मैं अगर बिल को ड्रॉ करता हूँ, तुम उसको एक्सेप्ट करके मुझे रिटर्न करते हो, तो वो बिल मेरे लिए क्या हुआ, तुम्हारे लिए क्या हुआ? मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, तो जो ड्रॉ करता है उसके लिए रिसीवेबल और जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए पेबल। बराबर ना? कमर्शियल बिल भी नेगोशिएबल है, यानी उसको भी किसी दूसरे के नाम से ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड इट इज एन अनकंडीशनल, क्या लिखा है? प्रॉमिस नहीं है, अनकंडीशनल ऑर्डर है। इसमें ऑर्डर किया जाता है टू पे सर्टेन अमाउंट इन फुल। इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। पहला नाम है क्या? कमर्शियल बिल। दूसरा नाम है क्या? एक्सचेंज बिल। तीसरा हुंडी। इनलैंड बिल, यानी अगर इंडिया का है तो इनलैंड बिल, लेकिन अगर इंटरनेशनल है तो फॉरेन बिल। डिमांड बिल, जब आप पैसे मांगो ने तब उसको देने पड़े पैसे, बिल लेके जाओ तब। अब यहाँ पे जब बायर सेलर से बिल को एक्सेप्ट करता है, यानी सेलर ड्रॉ करेगा, बायर उसको एक्सेप्ट करेगा, तो ये ट्रेड बिल बनेगा। लेकिन इसी बिल को हम अगर बैंक के अंदर ले जाते, अगर बैंक के अंदर डिस्काउंट करवाते हैं, तो ये बन जाएगा अपने लिए कमर्शियल बिल। ये बिल को कमर्शियल बैंक डिस्काउंट करेगी। ये बिल नॉर्मली 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज के लिए होता है। और ये डिस्काउंट करना यानी क्या? मेरे पास बिल है, ये पैसे की जरूरत, बैंक के पास जाता हूँ, बैंक ने डिस्काउंट का पैसा काट के मुझे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर दे दी। सवाल ये है कि बैंक को पैसे की जरूरत, वो सारे बैंक के जितने भी बिल्स हैं उसको इकट्ठा करेगी और वो सब बिल को है ना कोई बड़ी बैंक को भेज देगी। ऐसे करें तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बाय कमर्शियल बैंक्स। नाउ द नेक्स्ट इज द कॉल एंड नोटिस। तो इसमें पहले देखो कमर्शियल बिल में क्या देखा, कौन एक्सेप्ट करेगा, जिसके लिए पेएबल है वो एक्सेप्ट करेगा, रिसीवेबल है वो ड्रॉ करेगा। कमर्शियल बिल नेगोशिएबल है, उसके अंदर ऑर्डर कंडीशनल, अनकंडीशनल ऑर्डर दिया जाता है कि आपको सर्टेन अमाउंट फुल में पे करनी। अलग अलग नाम कौन से? एक्सचेंज बिल है, हिंदी लिखा है, इनलैंड बिल, डिमांड बिल और फॉरेन बिल। बराबर। उसको ट्रेड बिल कब बोला जाएगा? जब ड्रॉ करके उसको एक्सेप्ट करके तुम्हारे पास लिया जाता है तो उसको अपने क्या बोलेंगे? ट्रेड बिल। अब ट्रेड बिल कमर्शियल बिल कब बनेगा? जब उसको कमर्शियल बैंक के पास डिस्काउंट किया जाता है तो। ओके, नेक्स्ट, कॉल एंड नोटिस मनी। Commercial banks have to maintain minimum cash balance as per the rules and regulations of Reserve Bank of India, जिसको अपने क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व। अब ये जो कैश रिजर्व है, वो कैश रिजर्व का पैसा अगर तुम्हारे पास, तुम्हारी बैंक के पास कम हो गया, तो बैंक को तुरंत ही किसी दूसरी बैंक के पास से पैसा लेना पड़ेगा। अब पैसा जब लिया जाता है ना, तो अगर विद इन 1 डे उस पैसे को अगर आप रिटर्न करते हो तो उसको कॉल मनी बोला जाएगा। एक दिन के अंदर पैसा रिटर्न करे तो उसको कॉल मनी, लेकिन 2 दिन से लेके 14 डेज के अंदर वो पैसे को अगर आप रिटर्न करते हो ना, तो दैट इज कॉल्ड नोटिस मनी, उसको नोटिस मनी बोला जाएगा। डिफरेंस याद रखना, एक एक मार्क का क्वेश्चन दोनों का अलग अलग पूछा जाता है। व्हाट इज नोटिस मनी एंड व्हाट इज कॉल मनी? कॉल मनी 1 डे के लिए होता है। अब ये सामने वाली बैंक अपनी ससुर नहीं है कि अपने को फ्री में पैसा देगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, बट दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गाइडेड बाय आरबीआई। आरबीआई जो लेंडिंग रेट बोले ना, उसी लेंडिंग रेट से उनको क्या करना पड़ता है? हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब तुम बोलो कितना रेट, एक दिन के लिए कितना इंटरेस्ट होगा? कितना भी हो, चाहे मैं बोलता हूँ 5 रुपए भी क्यों ना हो, पर सामने वाली बैंक का फायदा है। उसको इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट बोला जाता है, बैंक के बीच का मनी मार्केट उसको अपने। ओके, कैपिटल मार्केट। देखो मनी मार्केट कंप्लीट किया आपने, यानी एक
पार्ट तुम्हारा कंप्लीट हुआ। अब है ना मैं कैपिटल मार्केट स्टार्ट कर रहा हूँ। कैपिटल मार्केट को है ना पहले फाइनेंशियल मार्केट को दो हिस्सों में डिवाइड करना, एक कैपिटल मार्केट और एक मनी मार्केट। अब उसमें से कैपिटल मार्केट को दो हिस्सों में डिवाइड करना, एक प्राइमरी मार्केट और दूसरा कौन सा, सेकेंडरी मार्केट। अब कैपिटल मार्केट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, अंडरलाइन करो, which provides funds in the form of capital, रिमेम्बर, इन द फॉर्म ऑफ क्या लिखा है, कैपिटल, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ये पैसा तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्टेड होगा। कम्युनिटी की सेविंग्स को वो डाइवर्ट करेंगे। लोग टुकड़े टुकड़े में ने सेविंग्स करते हैं और वो सेविंग्स से शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हैं। यहाँ पे नॉर्मली शेयर्स और डिबेंचर्स ट्रेड किए जाते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल आती है। और कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज लाइक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और कैपिटल मार्केट becomes helpful in the economic growth by mobilizing the savings of community. मोबिलाइजिंग का मतलब डाइवर्टिंग, जो कम्युनिटी की सेविंग्स है ना उसको डाइवर्ट करने का काम करता है कैपिटल मार्केट। ना उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज इशू करती है, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट वगैरह। डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज लाइक शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, यहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में किया जाएगा, इस पे रेगुलेशन है सेबी का। मनी मार्केट पे रेगुलेशन आरबीआई का, इस पे रेगुलेशन सेबी, एसईबीआई, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स और डिबेंचर अपने ट्रांसफर करते हैं, मतलब कंपनी पहले मालिक होती है, उसके बाद में वो अपने शेयर्स शेयर होल्डर्स के नाम से ट्रांसफर करते हैं। इसमें लिक्विडिटी मिलती है फाइनेंशियल एसेट्स को, मतलब जब चाहो तब खरीद सकते हैं, जब चाहे तब बेच सकते हैं। और कैपिटल मार्केट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड करना है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। हम पहले आज प्राइमरी खत्म करते हैं। अब प्राइमरी मार्केट, न्यूली इश्यूड सिक्योरिटी का मार्केट, उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। इसमें कौन सी सिक्योरिटीज आती है, नई सिक्योरिटीज, मतलब जिसको कंपनी ने पहली बार मार्केट में इश्यू किया है वो। सो प्राइमरी मार्केट इज कॉल्ड market of newly issued securities. The investors buy only newly issued securities as it is a market for new issued securities. यानी यहाँ पे ना आप जब मार्केट में आईपीओ आता है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तभी शेयर खरीदते हो या डिबेंचर्स खरीदते हो, वो तुम्हारे लिए क्या हो गया, प्राइमरी कैपिटल मार्केट। प्राइमरी कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट मीन्स अ मार्केट फॉर सेलिंग न्यू सिक्योरिटीज इन ऑर्डर टू रेज कैपिटल फंड। किसके लिए, तो कैपिटल फंड के लिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल फंड, हम लॉन्ग टर्म के लिए इशू करना चाहते हैं और उसको बिजनेस में बड़ी असेट्स को परचेस करने के लिए यूज करना चाहते हैं इसलिए। और ये मार्केट कैसा है, न्यूली इशूड सिक्योरिटीज का, नई सिक्योरिटीज को हम खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। अब बात समझो, नई सिक्योरिटीज को बेचता कौन है, कंपनी, खरीदता कौन है, उसको इन्वेस्टर। अब यहाँ पे इंटरमीडिएरीज है, जैसे कि बुक रनिंग लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार ऑफ द इशू, शेयर ब्रोकर एक्सेट्रा। ये आप जब पेपर में पढ़ोगे ना, इसके एडवर्टाइजमेंट, जब भी कोई नया शेयर आता है तब तो नीचे सबके नाम लिखे होते हैं, बुक रनिंग लीड मैनेजर के नाम लिखे होते हैं। एंड न्यू कैपिटल इज इशूड टू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मतलब, प्रोस्पेक्टस में कंपनी की सारी अच्छी और बुरी दोनों बातें लिखी जाती है। वो एकदम साफ सुथरा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी अपनी सही गलत सब चीजों के बारे में बताए, उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या हो सकती है और कितने नीचे तक जा सकती है, वो दोनों चीजों के बारे में कंपनी इसके अंदर बताती है। तो यहाँ तक आज अपना कारोबार खत्म किया हमने।